नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तुम्हारे जैसी बहू आए तो हर घर स्वर्ग बन जाए। अरे सुधा बेटा, आज जरा नाश्ता अच्छा बना लेना और कुछ मीठा भी बना लेना। और हाँ, सब कुछ तुम ही बनाना, क्योंकि जो स्वाद तुम्हारे हाथों में है वह इस घर में किसी के हाथों में नहीं। सुधा कहती है, क्यों बाबूजी, आज कोई खास बात है या फिर अपने लिए बनवा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है आपको तो मीठा और चटपटा खाने का कोई मौका चाहिए होता है। प्रेम प्रकाश जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, वह तो तुम मेरा ध्यान रखती ही हो। आज तुम्हारी नंद सिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, इसीलिए हम तुमसे यह सब बनाने के लिए कह रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी अपनी बहू सुधा से बात कर रहे हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी जया जी, उनका बेटा रमन और उनकी बेटी सिया है। प्रेम प्रकाश जी डाक खाने में सरकारी कर्मचारी हैं। तनख्वाह कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रेम प्रकाश जी और उनकी पत्नी जया जी बहुत समझदारी से अपने खर्चों में कटौती करके सीमित आमदनी में अपने घर को चला रहे हैं। दोनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई। जो आज बड़ा बेटा रमन एक बैंक में कैशियर की पोस्ट पर है, लेकिन रमन बहुत ही स्वार्थी है। अब कमाने लगा है तो एक एक पैसा दांत से पकड़ कर रखता है। जल्दी घर में कोई खर्च नहीं करना चाहता। अगर करता है तो बदले में 4 बातें सुनाता है। उसे यह लगता है अब सारा खर्च वही उठाता है। रमन का यह स्वार्थी स्वभाव घर में सभी लोग जानते हैं। प्रेम प्रकाश जी की अनुभवी आंखें सब कुछ देखती समझती हैं, लेकिन घर की सुख शांति के लिए बोलते कुछ नहीं हैं। लेकिन रमन की पत्नी सुधा बहुत अच्छे स्वभाव की और बहुत ही मिलनसार है। वह घर में सबका ध्यान रखती है और अपने पति के स्वभाव को भी समझती है। इसीलिए पति और परिवार के बीच में सामंजस्य बिठाकर चलती है। घर के सभी लोग सुधा से बहुत खुश रहते हैं और उसी जगह अपने बेटे रमन से बहुत नाखुश रहते हैं। प्रेम प्रकाश जी की बेटी सिया की पढ़ाई पूरी हो गई है और वह चाहते हैं अच्छा घर परिवार मिल जाए और वह उसके हाथ पीले कर दें। आज लड़के वाले सिया को देखने आ रहे हैं। आज प्रेम प्रकाश जी के घर में बड़ी चहल पहल है। सुधा घर की साफ सफाई कर रही है। उसने सभी जगह नई चादर बिछा दी है और सोफे पर नए कवर बिछा दिए हैं और सोच रही है कि बर्तन और क्रोकरी निकाल कर रख दूं, फिर माँ जी से पूछकर नाश्ता और खाना तैयार कर लेती हूँ। सुधा अपनी सासू माँ जया जी से पूछती है, माँ जी नाश्ते और खाने में क्या बनाऊं? तो जया जी हंसती हैं, बेटा तुम तो खुद कामकाज में इतनी दक्ष हो, हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन तुम पूछ रही हो तो बता देते हैं। बेटा नाश्ते में थोड़ा नाश्ता बाजार से मंगवा लिया है और तुम ब्रेड रोल तैयार करके रख लो। बस उस समय गर्मा गर्म उतार लेना। अकेले क्या क्या करोगी? मुझे तो उन लोगों के पास बैठना होगा। सिया तैयार होगी और मीठे में तुम्हारे बाबूजी बता चुके हैं, उनका पसंदीदा हलवा बनेगा। सुधा ने पूछा, और खाने में क्या बनेगा माँ जी? तो जया जी बोली, यह तुम अपने बाबूजी से पूछ लो, वह ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। सुधा अपने ससुर प्रेम प्रकाश जी से पूछती है, बाबूजी आज यह मौका माँ जी ने आपको दिया है, बताइए क्या क्या बनेगा? प्रेम प्रकाश जी बताते हैं, बेटा मलाई कोफ्ता, वह तो तुम बहुत ही लाजवाब बनाती हो। मटर पनीर और भिंडी की सब्जी, रायता, खट्टी मीठी चटनी, सलाद वगैरह तो होंगे ही। और क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ियाँ तुम उसी समय उतार लेना। यह सब गर्मा गर्म तैयार हो जाएगा और मीठा बाजार से आ जाएगा। प्रेम प्रकाश जी खाना खाने के बेहद शौकीन इंसान हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा धन दौलत जमा नहीं की, लेकिन खाने पीने और पहनने ओढ़ने में कोई कमी भी नहीं रखी। जया जी हंसकर कहती हैं, देखा बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने कितने अच्छे से सब कुछ बता दिया। तो सुधा कहती है, माँ जी मुझे तो बाबूजी के लिए यह सब करना बहुत अच्छा लगता है। अब बस रमन से सब सब्जियाँ और पनीर मंगवाकर सब फटाफट बना लूँ, लड़के वालों के आने का समय हो जाएगा। सुधा जब अपने पति रमन को सभी सामान की लिस्ट पकड़ाती है तो वह एकदम गुस्से से बौखलाकर सामान की लिस्ट फाड़ देता है। इतना सामान, इतना खर्चा, मेरे बस की बात नहीं। बाबूजी को तो बस बैठे बैठे बढ़िया खाने को चाहिए।
खर्चा करना पड़े तब पता चले। अब बस बहुत हुआ, मैं सबको अकेले नहीं खिला सकता। हम दोनों अलग घर में ही रहेंगे। हम 2 लोगों का खर्चा ही कितना है। सुधा गुस्सा होकर रमन को चुप करवाने लगती है और कहती है, आप अकेले ही नहीं, सब कुछ करने वाले बाबूजी भी करते हैं, लेकिन आपकी तरह कभी सुनाते नहीं हैं और न ही ताने मारते हैं। आज आपकी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। छी, ऐसी घटिया सोच एक बेटे की अपने माँ बाप और बहन के लिए, वह माँ बाबूजी जिन्होंने आपको पढ़ाने लिखाने के लिए अपना जीवन और खुशियाँ बलिदान कर दी। आप बहुत स्वार्थी हैं रमन, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, इतने सालों से आप सबका खर्चा बिना किसी कष्ट के उठा रहे हैं। एक आप हैं कि 2 साल से बाबूजी की थोड़ी सहायता करके अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। उन्होंने आपको इस लायक बनाया, तभी आज आप इतनी बड़ी सरकारी पोस्ट पर हैं। और अगर बाबूजी सिर्फ अपने और माँ जी के बारे में सोचते तो आप पता नहीं कहाँ होते। रमन कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सुधा? मेरी पत्नी होकर उन लोगों का पक्ष ले रही हो। सुधा कहती है, दिमाग खराब तुम्हारा हो गया है रमन, मेरा नहीं। वह दोनों तुम्हारे माँ बाबूजी हैं, तुम्हारे जन्मदाता। आज तुम्हें भगवान ने मौका दिया है कि अपने माँ बाबूजी के लिए कुछ करने का। माँ बाबूजी के कर्ज तो कोई नहीं उतार सकता, लेकिन हम उन्हें थोड़ी खुशी तो दे सकते हैं। अगर अलग होने की बात कर रहे हैं, सब बाटे दाल का भाव पता चल जाएगा अलग होकर। आप अपनी तनख्वाह पर इतना इतरा रहे हैं, अभी तो बाबूजी सब कुछ करते हैं, तब आप इतना चिड़चिड़ाते हैं। जब अकेले सारी गृहस्थी का भार उठाएंगे तब सारी अकड़ निकल जाएगी। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मैं अपने माँ बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। यह सब बातें कमरे के बाहर खड़े प्रेम प्रकाश जी सुन लेते हैं। वह तो सुधा से यह कहने आए थे कि बेटा, रमन से किसी सामान के लिए मत कहना, तुम हमें बताओ, हम सब ले आएंगे। लेकिन उनका वार्तालाप सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। वह अपने बेटे से कहते हैं, आज तक सुना था बहुएं घर तोड़ती हैं, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। बेटा अलग होने को कह रहा है और बहू मना कर रही है। प्रेम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा, हम अपने बेटे की मनस्थिति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जया जी की वजह से चुप रहते हैं। लेकिन एक बात आज तुम्हें बता देते हैं कि हमारे पास एक एक खर्चे का हिसाब है जिस दिन से तुमने कमाना शुरू किया। तुम्हारे स्वभाव की वजह से हमें पता था कि एक ना एक दिन यह नौबत आनी ही है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, हमारे खर्चे की रकम तुम्हारे किए गए 2 साल के खर्चों से कई गुना ज़्यादा है। और तुम अलग होना चाहते हो तो शौक से अलग हो सकते हो, लेकिन इस घर में नहीं, तुम्हें कहीं और जाकर रहना होगा। अगर इस घर में रहोगे तो किराया भरना पड़ेगा, और जो आज तक हमने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और रहन सहन पर खर्च किया है वह सब सूद समेत वापस देना होगा। आज तक हमने कभी ताना नहीं मारा, और हमने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा जीवन और शिक्षा देने के लिए अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाया। क्या सिर्फ इसीलिए जब तुम्हारी बारी आए तो तुम हमारे ऊपर तानों की बौछार करो? खैर, कोई बात नहीं, हम आज भी अपने परिवार का खर्चा उठाने में सक्षम हैं, तुम्हारे ऊपर ही निर्भर नहीं हैं। यह गलतफहमी तुम अपने दिमाग से निकाल दो। अगर हम नहीं भी रहेंगे तो इस घर का किराया ही इतना मिल जाएगा जिससे तुम्हारी माँ का गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। आज से हमारी वसीयत में हमारी और तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद हमारी हर चीज़ की अधिकारी हमारी बहू सुधा और हमारी बेटी सिया होगी, तुम नहीं। जो बेटा अपने माँ बाबूजी को खाने के लिए ताने मार सकता है, उसे हमारी वसीयत में किसी चीज़ का कोई अधिकार नहीं। आज तो हमारा शरीर चल रहा है, कल को हमारा शरीर नहीं चलेगा, फिर पता नहीं क्या होगा। सुधा बेटा, तुम जीवन भर बहुत खुश रहोगी, हमें तुम पर गर्व है। हर घर में अगर तुम्हारे जैसी बहू आ जाए तो हर घर स्वर्ग बन जाए, लेकिन यहाँ तो हमारा अपना खून ही स्वार्थी हो गया है। यह सब सुनकर रमन का सिर शर्म से झुक गया और कुछ बोलने के लिए उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। रमन को पहले समझना चाहिए था कि जो माँ बाबूजी आजीवन खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, जब उनकी बारी आती है तो बच्चे इतना गलत बर्ताव क्यों करते हैं।
हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।